जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। रुख न किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस
जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। मैं था मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं था मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था महबर तेरा, खाना बदोश में अब ठहरा, खाना बदोश में अब ठहरा। छूता नहीं उन फूलों को जिन फूलों में तेरी खुशबू, गया उन ख्वाबों से जिन ख्वाबों में तेरा ख्वाब भी हो। कुछ भी न पाया मैंने सफर में, होके सफर का मैं रह गया। कुछ भी न पाया मैंने सफर में, होके सफर का मैं रह गया। कागज का बोशीदा घर था, भीगते बारिश में बह गया, भीगते बारिश में बह गया। देखूं नहीं उस चांदनी को जिसमें के तेरी परछाई हो। ये हवा तुझे छू के भी आई न हो। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है।
आए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे हैं। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। आज की रात न जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके।
तुमसे दूर जा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। अजनबी सिलसिला मेरे साथ है, भीड़ में तन्हाई का एहसास है। खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, यादों को तेरी हम मिटा ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। नजर में न आए धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा।
आशिकी तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। हर सा जिक्र तेरा छेड़े, हर लम्हा दिल छलनी कर जाए। सजदे में मानता नहीं पर जिद आज है खुदा मिल जाए। तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। आधी है रह गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिले, आधा जहां। तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले, कर दे जिंदा। हर शय में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से किस्से में तू, हर जिद में तू, फिक्रों जिक्रों में तू। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। सौंधी सी बातें हैं, राहत से नाते हैं, रिश्ता सुकून से फिर है जुड़ा। फिर मीठी धूप है, फिर तेरी छाँव है, अपनी हर सांस तुझ पे दूं लुटा। रग रग में तू, जर्रे जर्रे में तू, नस नस में तू, कतरे कतरे में तू। तुझ में हूँ मैं, मुझ में बसी है तू। पूरी है रह गुजर, पूरा है आसमां, पूरी है जिंदगी, पूरा जहां। संग तेरे रास्ता, सदियों का वास्ता, फिर से जीने की एक तू ही वजह। तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, हम आज हम नशी, अब हूँ जिंदा। मेरी शादी के दिन मेरा 12 वर्षीय देवर बहुत खुश था। मैं हमेशा उसे अपना छोटा भाई मानती थी और वह भी मुझे मां कहता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद मुझे अकेले सोने में डर लगने लगा, इसलिए मैंने अपने देवर को बिस्तर पर अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया। ये सर्दियों की ठंडी रात थी और मुझे अपने देवर के साथ एक ही बिस्तर पर सोना बहुत अजीब लगता था। मेरा देवर मुझसे बहुत छोटा था। 12 साल की उम्र में भी वो 18 साल के लड़के जैसा दिखता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं कब तक टिक पाती। उस रात
मैंने सोचा चलो देखते हैं कि मेरा देवर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आधी रात थी जब मैंने अपने देवर को हिलाया और वो गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, क्योंकि मेरे देवर का 7 इंच का। मेरे पति का निधन 2 दिन पहले हुआ था। मेरे घर में मेरी सास, ससुर और चाचा नहीं थे। मेरे पति का इस दुनिया में उनके छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। जैद सिर्फ 12 साल का था। वो मुझसे छोटा था। मैंने अपने जीवन में उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं माना था। मेरा साला 12 साल का था। मैं हमेशा उसे एक बच्चे के रूप में सोचता था। जब मेरी शादी हुई थी, इसलिए वो मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। उन्होंने कहा कि मुझे एक नई मां मिल गई है, लेकिन मेरी मां मुझे ये बात समझाती रही, बेटा तुम्हारा साला तुम्हारा महरम नहीं है, उसके पास से दूर रहना। कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाएगा, तब उसका और तुम्हारा घूंघट जरूरी हो जाएगा। इसलिए अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए कि वो बिना किसी कारण के तुम्हारे कमरे में दखल न दे। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारे जीजा बिना किसी कारण के तुम्हारे कमरे में आते जाते रहते हैं। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं अपनी मां की बातें सुनती हूं, तो मुझे लगता है कि वो जैद के बारे में बहुत बुरा सोचती है। इसलिए मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आता था। लेकिन आज जब मैं बेबस थी, मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि वह मुझे मेरे 12 साल के भाई के सहारे छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। मैं बहुत बुरे मूड में था, रो रहा था। रात के 12 बज रहे थे। मेरा साला जैद भी अभी तक घर नहीं आया था। वो संभवतः अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इससे संतुष्ट था कि अगर वो घर ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो घर आया तो मुझे भी थोड़ा असुरक्षित महसूस होगा। मैं अपनी मां के शब्दों को याद कर रहा था, लेकिन उस क्षण में घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुब, क्या आपने खाया है? उसने मुझे निर्दोष रूप से पूछा। वो मुझे मां को बुलाता रहा, लेकिन फिर भी मैं अम्मा के शब्दों को मेरे दिमाग से नहीं निकाल सका। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हें इस घर से इस घर में नहीं जाना चाहिए। वो बहुत भावुक होकर बात कर रहा था, पर मेरे मन में कई चिंताएं घूम रही थी। फिर उसने कुछ अजीब सी बात कही, भाभी, तुम्हें इसी कमरे में सोना चाहिए। दूसरा कमरा छत के पास है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए। और अब जब सबको पता चल गया है कि हमारे घर में किसी की मौत हो गई है, तो कोई भी हमारे घर बुरी नीयत से आ सकता है। मैं सोच रही थी कि जैद इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ बताया है? पर अभी के लिए मुझे लगा कि उसने जो किया वो सही था। मैं उसके कमरे में चली गई। जैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रह रहे थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और आई थी, लेकिन जीजाजी के कमरे में जो कुछ मैंने देखा, उससे मैं अवाक रह गई। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा लग रहा था, लेकिन जो वो इस समय कर रहा था, वो कोई बड़ा और समझदार आदमी ही कर सकता है। जैद के कमरे में अपने गहने देखकर मुझे डर लगने लगा। मैंने उन्हें कई जगहों पर कई ताले लगाकर छिपाया था, लेकिन जैद के पास ये सब कैसे पहुंच गया? ये बहुत अजीब था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि सुबह उठते ही उससे इस बारे में पूछूंगी, लेकिन उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद करके अच्छे से कुंडी लगा दी और फिर मैं सोने के लिए तैयार होने लगी। पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। वैसे तो मुझे 2 दिन से बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जैद के लाए चावल खाने के बाद मानो मेरी आंखों में नींद आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद चावल खाने से मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला।
जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। वैसे तो मुझे 2 दिन से बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई थी जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं सोच रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में यही विचार बार बार आ रहा था कि शायद जैद के लाए चावल खाने के बाद मैं बेहोश न हुई हूं। लेकिन जैद ऐसा क्यों करेगा? मैंने मन ही मन सोचा। जब मैं बाहर आई तो जैद रसोई में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। भाभी, आप अच्छी तरह सोई ना, उसने मुझे आवाज दी तो मैंने उदास स्वर में उससे कहा, हाँ, आज मैं बहुत सोई हूं, तो आप मेरे घर क्यों नहीं आती? चावल में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी भाभी को नींद नहीं आ रही है। उसने मुझे उनके खाने में नींद की गोलियां मिलाने को कहा। इससे उन्हें आराम से सोने में मदद मिलेगी। मुझे आश्चर्य हुआ, जैद इतना घिनौना काम कर सकता है। जहर, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस आपको अच्छी नींद दिलाना चाहता था। देखो, अब तुम बहुत तरोताजा लग रहे हो। ये चाय लो और पी लो। जब उसने मेरे सामने चाय रखी तो मुझे संदेह हुआ। आपने भी इसमें कुछ नहीं मिलाया है? अल्लाह की कसम भाभी, वो कहती है मैंने आपकी नींद और आपके मन की शांति के लिए गोलियां मिलाई है, इसलिए मैं ये चाय आपके सामने खुद पीती हूं। बल्कि हम आधा आधा पीते हैं। उसने इस कप से एक घूंट लिया और मुझे दिखाया तो मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक हो रहा है। जब मैंने जैद का चेहरा देखा तो मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो गया, क्योंकि उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत और बड़पन था। मैंने आज उससे कुछ नहीं कहा था। मैं जानना चाहती थी कि वो आगे अपने आप से क्या कहेगा, क्योंकि मैंने उसके कमरे में जो कुछ देखा था उसके लिए कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही अपना मुंह खोला। भाभी, मैं आपके गहने बेचना चाहता हूं। मेरे एक बहुत ही ज्ञानी, सच्चे और ईमानदार चाचा है। वो हमारे गहने बेचकर हमें बहुत सारा पैसा देंगे। हम इन पैसों से एक घर खरीदेंगे। हम इस किराए के घर में कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आएगा। हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैन की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैंने पहले तो ऐसा नहीं सोचा था, फिर ये इतना अजीब कैसे हो गया? मैंने कहा, जैद, तुम्हें यह विचार कैसे आया कि हमें नया घर बनाना चाहिए? भाभी, मुझे भविष्य में शादी करनी है। हमें जीवन भर साथ रहना है। हमें नया घर बनाना चाहिए, वरना किराए के घर में इंसान की बेइज्जती और बदनामी ही होती है। जैद बिल्कुल सही कह रहा था, इसलिए मैंने उसे गहनों वाली बात के बारे में और कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे डर था कि अगर गहने बेचकर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? मैं विधवा थी। मेरे गहने 12 साल पुराने थे, इसलिए कोई भी हमें आसानी से ठग सकता था। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में किसी से सलाह लेनी चाहिए, या फिर मैं अपने माता पिता को बताता हूं। वे निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। जैद तो एक छोटा बच्चा था जिस पर मैं अब भी क्रोधित था। इतने सारे ताले तोड़ने के बाद आखिरकार उसने मेरे कमरे से वो आभूषण कैसे निकाला? हालांकि ताले टूटे नहीं थे। हालांकि मैंने जैद को इस आभूषण के बारे में बताया भी नहीं था। लेकिन अब मुझे जैद की बातों पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो जो भी करता, अंततः उसे इसी तरह समझाता। मैं संतुष्ट था। मैंने अपने परिवार से कहा कि ये गहने बेचकर घर खरीद लो। उन्होंने कहा कि नहीं, घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप विधवा है, अब तुम्हें हमारे घर आना होगा। लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सका। मैं जानता था कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम थे। वो अपनी विधवा बहन का कभी भी समर्थन नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति जीवन भर इनके सहारे जीवित नहीं रह सकता। अब एक अच्छा अवसर था। मैं अपने गहने बेचकर एक मकान खरीद सकता हूं। मेरे पति ने अपने जीवन में मेरे लिए बहुत सारे गहने बनाए थे।
लेकिन मैंने उन गहनों को अपने भाइयों को देने का विचार छोड़ दिया। अब मैं केवल जैद के सहारे ही चल पा रहा था। मैंने कहा, जैद, अपने गहने जहां चाहो बेच दो। मैं अपने ससुराल वालों के व्यवहार से निराश थी। जैद ने गहने अपने चाचा को दे दिए और 2 दिन बाद उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान पर एक घर ढूंढा और घर की चाबियां और दस्तावेज जैद को सौंप दिए। मैं पूरी प्रक्रिया से चकित था। हम ये मकान इतनी जल्दी 2 दिन में कैसे पा सकते हैं, जबकि लोगों को बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। घर का गुजर-बसर, घर के कागजात, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। पर जब जैद ने कागजात लाकर मेरे हाथों में दिए तो मैं हैरान रह गई। वो 12 साल का था, पर उसकी सोच एक वयस्क जैसी थी। फिर उसने कुछ अजीब सी बात कही। उसने कहा, भाभी, हम पूरा घर साफ करेंगे, इसलिए मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आज जैद की आंखें अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस समय मैं बहुत जल्दी में थी। हमने घर का सारा सामान पैक कर लिया था। अब हमें इस बात की चिंता थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहां से आएगा, जबकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं की थी। फिर जैद ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है? मुझे नहीं पता कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। मेरे मन में कई सवाल थे, पर मैं अभी चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान छोटा था, हमारे पास पैसे थे और उसने हमें वो दौलत नहीं दी जो हम साथ लेकर चलते थे। सारा काम करने के बाद मैंने बढ़िया खाना बनाया। मैं जैद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा खाना खाए। इसलिए मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के मरने से पहले बनाती थी। मैंने उसे हर तरह के प्यार और उपहारों से लाड़ प्यार किया। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने उसे टेबल पर रख दिया और जैद के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वो घर नहीं आया। मुझे अजीब लगा। उस समय उसे घर पर रहना था। रात के 10 बज रहे थे। अपने भाई की मृत्यु से पहले वो शाम को लगभग 5 बजे घर आते थे और उसके बाद वो कभी घर से बाहर नहीं निकला। हाँ, जब हम आइसक्रीम खाने बाहर गए थे तो वो निश्चित रूप से हमारे साथ होगा, लेकिन मैं कभी भी घर से अकेले नहीं निकलता था। मुझे डर लगता था। मैं उसका इंतजार करने लगा अर्धरात्रि तक। 12 बजे उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला। मैंने गुस्से से उससे कहा थे, जैद, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी विधवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम ही हो जो अब अपने भाई के चले जाने के बाद भटकने को मजबूर हो। आखिर ऐसा क्या है जो आप घर पर नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना होगा। अपने मित्रों को यहां आमंत्रित करें। जीजा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऊपर देखा और बहुत गुस्से से मेरी ओर देखा कि मैं डर गया था, लेकिन वो तो बस एक बच्चा था। मैंने मन ही मन सोचा, मैं उसे धमका सकता था। मैं उससे ये सोचकर बात कर रहा था कि वो मुझ पर चिल्लाएगी। भाभी, मुझसे बात करना बंद करो। मैं अब तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें अपना बनाया हुआ खाना ही खाना चाहिए। उस समय वो 40 साल के आदमी की तरह गुस्से में था। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो गुस्से में था। उसके पीछे जरूर कुछ चल रहा होगा। ये सोचकर मैं उसके कमरे में गया और खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। उसने मुझे अजीब तरह से देखा और कहा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। भाभी, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम बेवफा हो जाओगी। ये सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। तुम सोच भी कैसे सकती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारा ममतामयी प्यार कहां चला गया? तुम मुझे हर सुबह और शाम कहती हो। अब क्या हुआ? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया?
तुमने अपने दिमाग में ऐसी बेवकूफी भरी बात कैसे सोची और फिर उसे जोर से कह दिया? मैं गुस्से से उबल रहा था। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं उसे बंधा हुआ देख रहा था और अब मुझे उसकी आंखें देखकर डर लगने लगा था। बोलते समय मैं एक क्षण के लिए चुप हो गया। वहां से वो वापस मुड़ी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जैद ऐसा हो जाएगा और मुझसे ऐसी बातें कहेगा। मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझा। यद्यपि मेरे बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने मुझे जैद के बारे में यही बताया। आपको हमेशा उसका पालन पोषण ऐसे करना चाहिए जैसे कि वो आपका अपना बच्चा हो। उसके पिता नहीं है, इसलिए अब तुम ही उसकी सब कुछ हो। जैद की बातों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं जैद से बात नहीं करूंगी। कानूनी तौर पर यह घर मेरे नाम पर था। मैं इस घर में अकेली रह सकती थी। अगर कोई मेरे साथ रहना चाहता तो मैं अपने परिवार से किसी को बुला लेती, लेकिन अगर जैद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं उसे इस घर से जरूर निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति का पैसा था और मेरे नाम पर था, लेकिन जैद को इसमें रहने का कोई हक नहीं है अगर वो अपनी भाभी को वो सम्मान नहीं दे सकता जिसका वो हकदार है। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल चुकी थी। सुबह उठते ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जब मैंने बाहर से दरवाजा खोला तो आगे का कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। जैद कहाँ गया? मैं मन ही मन सोचने लगा। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि वो बाहर से बंद था। इसका मतलब है कि जैद ने मुझे घर में कैद कर लिया है। मैंने मन ही मन सोचा और मुझे उससे नफरत होने लगी। वो भी 12 साल का है और उसके कार्य इतने गंदे थे कि मैंने अपनी मां के घर में ये सोचकर जाने का फैसला किया। लेकिन मुझे याद आया कि मैं अपने दौर में बार बार घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं था। मेरे बच्चे सामने खड़े हुए। उसने जो कहा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इससे मुझे दुख हुआ। बीबी, तुम यहां अकेली रहती हो? हां, मैं अकेला रहता हूं। तुम झूठ बोल रही हो। उसका साला भी उसके साथ रहता है। वो अभी भी घर में ही होगा। मुझे नहीं पता कि ये लोग इस मोहल्ले को क्या समझते हैं। वे इसे गंदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें यहां से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, क्यों भाई, हमने क्या कर दिया है? अरे बीवी, तुमने क्या कर दिया है? तुम हमसे पूछ रही हो। आप अपने 12 वर्षीय बहनोई के साथ इस घर में अकेली रहती है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पति मर चुके हैं। अब आप विधवा हो गई हैं। चाहे आप अपने माता पिता के घर जाएं या यहां रहें, सम्मान के साथ जिए। यहां हमारी बहनें, बेटियां और माताएं भी हैं। हम अपने पड़ोस में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे इन लोगों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उनके साथ उलझना नहीं चाहता था। मैंने उनके सामने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जैद पर बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? मैंने मन ही मन सोचा और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरे लिए यहां रहना मुश्किल हो गया था। मुझे पता था कि जैद मेरे बारे में ये सारी बातें फैलाएगा, मानो मैं कोई पापी स्त्री हूं। यह सच है कि यह दुनिया एक अकेली औरत को निगल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।